रात के सन्नाटे में जब मैं पेशाब करने उठा तभी अचानक कुछ ठंडा सा मेरे जिस्म से लिपटा। अगले ही पल जोर का दर्द हुआ। नीचे देखा तो एक लंबा सा सांप मेरे ऊपर लिपटा हुआ था। मैं घबरा गया। तुरंत पास रखा दरांती उठाई। आज तेरा गेम खत्म। जैसे ही वार करने वाला था तभी वो सांप अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। वो धीरे से बोली, मैं आज अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर तू मेरी मदद करेगा, मुझे घर ले जाएगा, तो मैं बड़ी होकर तेरी पत्नी बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। इतनी सुंदर लड़की और सीधा ऐसा ऑफर। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। मैंने उसे अपनी जेब में छुपाया और चुपचाप घर ले आया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग हाथ में मशाल लेकर चिल्ला रहे थे। किसी ने हरी रंग की स्नेक देखी क्या? वो खतरनाक है, पूरा गांव खत्म कर देगी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। मैं जल्दी से उसे छुपाने लगा, लेकिन तभी दादाजी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। कल रात कुछ गलत चीज घर लाया है क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। न नहीं दादा। पर दादा माने नहीं। उन्होंने कहा, कंबल हटाओ। उस समय मेरी हालत खराब थी क्योंकि वो हरी स्नेक मेरे पैंट के अंदर छुपी हुई थी। उसकी ठंडी चमड़ी मेरी स्किन से चिपकी हुई थी। अगर दादा को पता चल जाता तो मेरा गेम ओवर था। लेकिन किस्मत अच्छी थी। दादा ने चेक किया और कुछ समझ नहीं पाए। वो बाकी लोगों के साथ चले गए। 1 महीना बीत गया। अब वो स्नेक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मैंने कहा, अब तू चली जा, लेकिन वो मानी ही नहीं। अचानक वो एक बेल्ट में बदल गई और मेरी कमर में लिपट गई। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अब दिन में हम साथ खेलते और रात में वो मेरे पास ही रहती। फिर आया मेरा 12वां जन्मदिन। उस रात दादाजी ने आंगन में 7 तलवारें गाड़ दी और मुझे बोले, आज रात तेरा असली टेस्ट है। अगर तू बच गया तो जिंदा रहेगा, नहीं तो ये तेरी किस्मत। मैं डर गया। ये सब क्या है दादा? दादा बोले, तेरा जन्म कोई नॉर्मल नहीं है। तू एक स्पेशल ब्लड लाइन से है। आज रात तेरे शरीर पर बहुत सारी आत्माएं कब्जा करने आएंगी। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। दादा ने कहा, तू बस इस ताबूत कॉफिन में छुप जा और बाहर मत निकलना। मैं ताबूत में लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरी कमर में बंधी बेल्ट चमकने लगी और फिर वो फिर से स्नेक बनकर मेरी गोद में आ गई। उसके शरीर से हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिससे ताबूत की सड़ी बदबू गायब हो गई। रात गहरी होती गई। बाहर तूफान, हवा की आवाज और अचानक थक 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 कोई ताबूत को पीट रहा था। फिर आवाजें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की, हमें अंदर आने दे। लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। मैं बस उस स्नेक को पकड़कर लेटा रहा और अजीब बात, मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, दादा भागते हुए आए। बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में रात भर में 6 लोग मर गए। मैं कांप गया। कैसे? दादा बोले, सबके शरीर पर अजीब निशान थे। हाथ और माथे पर कुछ उग आया था। मैं ये सुन ही रहा था। तभी मेरी कमर में बंधी बेल्ट हल्की सी हिली और मेरे कान में धीरे से आवाज आई, अब असली प्लान शुरू होगा। मुझे अचानक याद आया, जब मैंने उसे बचाया था उसके शरीर पर कई घाव थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं ये सब उसी का काम तो नहीं? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी रात उसे पकड़कर कॉफिन में सोया था। वो बाहर गई ही नहीं। तभी दादाजी ने अचानक मेरी तरफ घूरते हुए पूछा, वो स्नेक तूने ही छुपाई है ना? मेरे पैर कांप गए। मैं एक कदम पीछे हट गया। तभी थप्पड़ दादा ने जोर से मारा। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे शरीर से औरतों जैसी खुशबू आ रही है, अब भी छुपाएगा? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सारी बात सच सच बता दी, लेकिन एक बात साफ थी, मैं उसे दादा को नहीं देने वाला था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी कमर हल्की हो गई थी। मैंने नीचे देखा, वो बेल्ट गायब थी। मेरी सांस अटक गई। दादा भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पहले कॉफिन देखा, फिर पूरे घर में सर्च शुरू कर दी। मैं भी उनके साथ ढूंढने लगा, लेकिन अंदर से बस एक ही प्रेयर कर रहा था, भगवान दादा उसे ना ढूंढ पाए। हमने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादा का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। अगर वो तुझे टारगेट कर चुकी है तो आज रात तेरा गेम ओवर है। मैं गुस्से में बोला, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दादा चुप हो गए। अचानक उन्होंने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और मुझे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं भाग रहा था, लेकिन वो पीछे पीछे मारते जा रहे थे और साथ में हवा में बोल रहे थे, माफ करना, बच्चा है, समझ नहीं पाया, गलती हो गई। करीब आधे घंटे तक बस मार ही पड़ती रही और आखिर में मैं बेहोश हो गया। आधी रात अचानक तेज दर्द से मेरी आंख खुली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्रीक चांदनी की हल्की रोशनी में एक परछाई अंदर आई। मैंने मुश्किल से पूछा, कौन है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आगे बढ़ी और कमरे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी जली, मैंने जो देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सफेद चमड़ी, चमकती आंखें और चेहरा जैसे कोई परी हो। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं हकलाते हुए बोला, आप कौन हो? दादा को ढूंढ रही हो क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं घबरा गया, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तू मुझे जानता है? वो मेरे पास बैठ गई और मेरे घावों पर हाथ रखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने जिद में कहा। नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। फिर उसने धीरे से मेरे घावों पर अपना हाथ रखा। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा सिग्नल गया, जैसे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मैं हैरान था। तुम आखिर हो कौन? वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, जिसे तूने बचाया था, मैं वही हूँ। मैंने जैसे ही राहत की सांस ली, वैसे ही मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। जहाँ जहाँ वो अपनी जीभ फेर रही थी, वहाँ का जख्म पल भर में ठीक हो रहा था। दर्द की जगह एक अजीब सा सुकून आ रहा था। मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मेरे गाल गर्म हो गए। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मैं सुंदर हूँ? मैं बिना सोचे बोल पड़ा, हाँ बहुत। वो थोड़ा और करीब आई, तो मेरे साथ रहना चाहता है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। धीरे से बोला, हाँ। वो हंसी और बोली, ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा मैं तुझसे शादी करूंगी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना। उसकी आवाज अचानक सीरियस हो गई। हम दोनों के बीच जो भी है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, दादा को भी नहीं। ये हमारा सीक्रेट
सीक्रेट प्लान है। मैंने तुरंत सिर हिला दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह दादा मेरे जख्म देखकर हैरान रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? एक रात में सब ठीक? उनका चेहरा डर से भर गया। ये ठीक नहीं है, तेरे अंदर कुछ घुस चुका है। तभी मेरे चाचा फेंग शुई मास्टर आगे आए। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत बोले, ये बच्चा किसी खतरनाक चीज के कांटेक्ट में है, 3 दिन के अंदर मर जाएगा। मेरी सांस रुक गई। दादा घबरा गए। कोई रास्ता है? चाचा बोले, एक ही प्लान है। दादा ने पूछा, क्या? उन्होंने धीरे से कहा, मृत्यु विवाह, गोस्ट मैरिज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा बोले, इसे एक मरी हुई लड़की से शादी करवाओ, एक और ज्यादा खतरनाक आत्मा उस स्नेक को दबा देगी। दादा ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज रात ही ये काम करेंगे। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करनी भूत से शादी। थप्पड़। दादा ने फिर मार दिया। जिंदा रहना है या मरना है, फैसला कर। मैं चुप हो गया, लेकिन धीरे से बोला, अगर शादी करनी है तो मैं खुद लड़की चूज करूंगा। दादा गुस्से में थे, लेकिन चाचा ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, इसे खुद चुनने दो, ये इसका आखिरी चांस है। उस रात मैं और चाचा गांव के बाहर कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवाओं की आवाज, हर तरफ कब्रें ही कब्रें। हम एक एक कब्र देखने लगे। ये शादीशुदा थी, ये बहुत बूढ़ी थी, ये सही नहीं। लगभग 30 से 40 कब्र देखने के बाद आखिर हमें एक सही कब्र मिली। एक 24 साल की लड़की, अविवाहित। चाचा ने एक सेब निकाला, अगरबत्ती जलाई और कब्र के सामने बोलने लगे, कल रात गांव में एक स्पेशल फंक्शन है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैंने भी डरते हुए 3 बार सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया मुझे लगा कब्र के पीछे कोई खड़ा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है। मैंने जैसे ही सिर उठाया वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैं और चाचा फिर अगली कब्र ढूंढने लगे। पूरी रात में हमने 20 से 25 साल की कई लड़कियों की कब्रों पर माथा टेका। सुबह जब घर लौटे तो आंगन में पूरा स्टेज तैयार था। आज रात गोस्ट फंक्शन होने वाला था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर पीछे गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो वही थी, वो परी जैसी लड़की जो रात में मेरे कमरे में आई थी। हमारी बात सीक्रेट थी, इसलिए मैं उसे पहचान कर भी अनजान बन गया। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन तभी मेरे कान में वही मीठी आवाज आई, अरे बच्चा, मुझे भूला तो नहीं? मैं चौंक गया। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर थी जिसमें मेरा नाम और जन्म की डिटेल्स लिखी थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने हमारे बारे में दादा को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे एक गोस्ट वाइफ चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा गला भर आया, मुझे बुरा लग रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराई, दादा सही कह रहे हैं, तू अच्छा बच्चा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। फिर उसने पूछा, डर लगता है भूत से शादी करने में? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आपको लगता है? वो हंस पड़ी। मुझे भी नहीं। फिर वो थोड़ा झुक कर बोली, अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट है तेरी फ्यूचर वाइफ के लिए? मैंने शर्माते हुए कहा, बस डरावनी ना हो और थोड़ी सुंदर हो। वो मुस्कुराई, ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम लुओ रुओ ली है, लेकिन तू मुझे शाओ किंग बुला सकता है? उसने आंख मारी, डर मत, सब कंट्रोल में है। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली गई। कुछ देर बाद चाचा आए। उन्होंने मुझे समझाया, आज रात जिन जिन फीमेल गोस्ट्स को बुलाया गया है वो सब तुझे देखने आएंगी। जो भी ये जेड रिंग उठाएगी वही तेरी पत्नी बनेगी। मैं डर गया। फिर तुझे उसके साथ कमरे में जाना होगा। मैं चिल्लाया, मैं भूत के साथ नहीं जाऊंगा। चाचा ने ठंडी सांस ली, तो फिर मरने के लिए तैयार रह। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं पसीने से भीग गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। गोस्ट शो शुरू हो गया। स्टेज पर रोने चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। आंगन में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी और अपने आप सेट हो गईं। मुझे समझ आ गया, सब आ चुके हैं। चाचा ने धीरे से कहा, शुरू हो गया, अब ये तुझे चूज करेंगे। अचानक मुझे लगा कोई मुझे छू रहा है। किसी के ठंडे हाथ मेरे कंधे, मेरी पीठ, मेरे चेहरे पर फिर रहे थे। सांसों की अजीब आवाज। मैं डर के मारे जड़ हो गया। तभी मेरे सामने रखी जेड रिंग अचानक हिलने लगी, टेबल कांपने लगी और अगले ही पल दर्जनों सफेद हाथ एक साथ उस रिंग की तरफ बढ़े। मेरा दिल डूब गया। मैंने सोचा था सिर्फ एक गोस्ट मुझे चुनेगी, लेकिन यहाँ तो सब मुझे ही चाह रही थी। तभी उन हाथों के बीच से एक ठंडी आवाज आई, ये लड़का मेरा है। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा। ये क्या हो रहा है? एक रिंग उठाएगा, ऐसा बोला था ना? फिर इतने सारे हाथ क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर स्टेज से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, इसका मतलब ये है कि सब तुझे पसंद कर रही हैं। मैंने ऊपर देखा, वो शाओ किंग हवा में खड़ी थी, चांदनी में चमकती हुई। तू तो बड़ा लकी निकला, इतनी सारी दुल्हनें तुझसे शादी करना चाहती हैं। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी, पर आंखों में अजीब सा हुक्म। मेरे सामने वो सफेद सफेद हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं डर के मारे कांप गया। नहीं, मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए, मुझे बस एक चाहिए, और वो भी सुंदर। अचानक धड़ाम, शाओ किंग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, सब हट जाओ, यहाँ सिर्फ सबसे सुंदर ही रुकेगी, बाकी सब निकल जाओ। जैसे ही उसने कहा, सारे हाथ एकदम पीछे हट गए। बस एक हाथ बचा, पतला, लंबा, और धीरे से उस जेड रिंग को पकड़ लिया। एक डरावनी सी हंसी गूंजी, अब ये मेरा है। मेरे कानों में ठंडी हवा जैसी आवाज आई। तभी शाओ किंग की नजर उस हाथ पर गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। बस इतनी सी ताकत, 300 साल की पावर भी नहीं, और यहाँ हक जता रही है। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि वो भूतनी तुरंत डर गई। माफ करना, मैं जा रही हूँ। और अगले ही पल वो गायब हो गई। अब पहली बार मैंने उस चुनी हुई दुल्हन को देखा। चेहरा बिल्कुल सफेद, लंबी जीभ, डरावनी आंखें। मैं अंदर से कांप गया। ये सबसे सुंदर है तो बाकी कैसी होंगी? मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ शाओ किंग है। तभी अचानक पूरे स्टेज की लाइट ऑन हो गई। दादा और चाचा भागते हुए आए। दादा ने चारों तरफ देखा, फिर बोले, हो गया, किसी ने रिंग उठा ली, अब इसकी शादी तय है। मैंने
मैंने इधर उधर देखा, वो जो लड़की थी वो कहाँ गई? दादा और चाचा दोनों चौंक गए। कौन लड़की? अरे वही जो अभी मेरे पास थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चाचा धीरे से बोले, यहाँ तो तू अकेला ही था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, शाओ किंग के बारे में। ये सुनते ही चाचा का चेहरा बदल गया। ये बहुत गड़बड़ है। वो कोई इंसान नहीं, वो एक स्नेक डीमन है। उसने बाकी भूतों को भगा दिया ताकि वो तुझे अकेले पा सके। वो धीरे धीरे तेरी लाइफ एनर्जी खत्म करेगी। मैं जोर से बोला, नहीं, वो ऐसी नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है। चाचा ने गहरी सांस ली। शायद वो तुझसे सच में जुड़ गई हो, लेकिन सच क्या है ये आज रात पता चल जाएगा। दादा ने कहा, अब जो भी हो, रिंग ले ली गई है। आज रात तुझे रूम में जाना ही पड़ेगा। मैं डरते डरते कमरे में गया। दिल में बस एक ही चेहरा था, शाओ किंग। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। समय बीतता गया। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन कोई नहीं आया। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। क्या वो आई ही नहीं? क्या रिंग किसी और ने ली थी? तभी धड़ाम, दरवाजा अचानक खुला। दादा अंदर आए। उन्होंने मुझे अकेला देखा और धीरे से बोले, लगता है वो स्नेक डीमन तुझे धीरे धीरे मारना चाहती है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। अचानक दादा का फोन बजा। उन्होंने जैसे ही उठाया, उधर से चाचा की घबराई हुई आवाज आई, वो जिन भूतों को बुलाया था उन्हें ले जा रही गाड़ी पहाड़ से गिर गई। सब मर गए। ये सब उन औरतों की आत्माओं ने किया है। उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है। अब वो सब तुम्हारे पास आने वाली है। जल्दी भागो। दादा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत मेरी शादी के कपड़े उतारे और मेरा हाथ पकड़कर बाहर भागने लगे, लेकिन मैंने हाथ छुड़ा लिया। मैं नहीं जाऊंगा। दादा चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? मैं जिद में बोला, शाओ किंग आएगी, वो मुझे बचाएगी। वो कोई बुरी चीज नहीं है। दादा गुस्से में हाथ उठाने ही वाले थे, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, ये सही कह रहा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। दरवाजा धीरे से खुला। चांदनी अंदर आई और उसके साथ वो शाओ किंग। आज वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस के साथ एक खतरनाक ताकत भी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। दौड़कर उसके गले लग गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे मेरी पूरी दुनिया वही हो। दादा ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, अगर मेरे पोते से कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। गांव में पहले ही 6 लोग मर चुके हैं, अब उसे छोड़ दीजिए। शाओ किंग हल्का सा मुस्कुराई और मुझे अपने पास खींच लिया। आप गलत समझ रहे हैं, इसने मेरी जान बचाई थी। मैंने इसे वचन दिया था, तो मैं इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैंने ऊपर देखा तो वो 6 लोग आपने नहीं मारे? वो धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं, उन्होंने उन 2 सांपों को मार दिया था जो मेरे साथ साधना कर रहे थे। उन पर श्राप था। 7 साल बाद उनकी मौत तय थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। दादा को अब सब समझ आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली। तो ये सब हमारी गलती थी? लेकिन शाओ किंग ने सिर हिलाया। नहीं, असल बात कुछ और है। इसका जन्म बहुत अलग है। इसकी किस्मत में एक बड़ी मुसीबत पहले से लिखी है। ये भूतों से नहीं बच सकता। दादा चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया अब कुछ नहीं हो सकता। तभी शाओ किंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। सुनो छोटे पति, ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरा लाल हो गया। मैं धीरे से बोला, वो मुस्कुराई, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने बिना सोचे कहा, मैं सब मानूंगा। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर दादा के सामने ले आई। दादा सब समझ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में इसके साथ रहना चाहती हो? वो बोली, हाँ, अब सही समय निकल चुका है। इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मैं। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर गई। वो जेड रिंग अब उसके हाथ में थी। दादा घबरा गए। लेकिन इससे तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी और बाकी भूत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो शांत आवाज में बोली, अब सोचने का टाइम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने धीरे से कहा, अब आप बाहर जाइए। दादा ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने हाथ उठाया और बोली, अब असली रिचुअल शुरू होगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्का सा हंसी। छोटे पति, तैयार है ना? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। उसकी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। मैंने आंखें बंद कर ली। अचानक मेरे शरीर में जैसे गर्म लहर दौड़ गई। जो ठंड, जो डर, सब खत्म। ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। कुछ ही पल बाद मैंने आंख खोली। वो पहले ही खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर अचानक तूफान तेज हो गया। खिड़की के बाहर दर्जनों हाथ दिखाई देने लगे। वो मेरे पास आई, मेरे माथे पर हल्का सा चूम कर बोली, कमरे से बाहर मत निकलना। और अगले ही पल वो रोशनी बनकर बाहर चली गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक सब कुछ शांत, इतना शांत कि मेरे कान सुनना बंद कर दिए। दिल घबराने लगा। मैं दौड़कर दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगा। जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। आंगन में दादा और चाचा जमीन पर दबे पड़े थे। 2 भयानक भूतनियां उन्हें पकड़े हुए थी और सामने शाओ किंग अकेली दर्जनों भूतों से लड़ रही थी। उसका हर वार बिजली जैसा तेज, हर मूव जैसे कोई स्नेक अटैक। एक भूत उस पर झपटा। उसने पलटकर ऐसा वार किया कि वो धुएं में बदल गया। लेकिन दुश्मन बहुत थे। एक भूत पीछे से आया, उसका हाथ फाड़ दिया। खून बहने लगा। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा। दादा और चाचा के चारों तरफ शील्ड बना दिया। लेकिन अब उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। भूत चिल्लाए, एक छोटी सी स्नेक खुद को देवी समझती है, आज तुझे खत्म कर देंगे। सारे भूत एक साथ उस पर टूट पड़े। मैं अंदर से चिल्ला रहा था। दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन वो नहीं टूटा। तभी पीछे से थाक खिड़की टूट गई। एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने पीछे देखा। एक डरावना चेहरा, लंबी जीभ मेरी तरफ बढ़ती हुई। मैं डर के मारे आंख बंद कर लिया। तभी एक जानी पहचानी खुशबू आई। धड़ाम, वो अंदर आई। पूरा शरीर खून से भरा हुआ। उसने एक ही वार में उस भूत को उड़ा दिया और मुझे अपने पीछे छुपा लिया। बाकी सारे भूत भी अंदर घुसने लगे। वो मेरी तरफ मुड़ी। सांस तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में वही सॉफ्टनेस थी। डर मत, मैं हूं ना, कोई तुझे छू भी नहीं
नहीं सकता। उसने मेरे चेहरे को छुआ और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ड्रैगन गरज रहा हो। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। दादा और चाचा पास बैठे थे। कमरे में धुआं भरा था, माहौल भारी। मैं तुरंत उठ बैठा। दादा, शाओकिंग कहाँ है? दादा चुप रहे, सिर्फ नीचे देखते रहे। चाचा ने धीरे से कहा, वो अब नहीं रही। मेरे कान सुन्न पड़ गए, दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये झूठ है। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू निकल पड़े। दादा ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोले। मैंने पहली बार देखा दादा, जो कभी नहीं रोते थे, आज उनकी कमर झुक गई थी, जैसे एक रात में बूढ़े हो गए हों। उस पल मुझे समझ आ गया, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को खत्म कर दिया। मैंने दादा और चाचा की तरफ देखा, उनके चेहरे सब कुछ बता रहे थे। मैं कुछ बोले बिना आंसू पोंछकर बाहर आंगन में चला गया। पूरा आंगन बर्बाद पड़ा था, जली हुई मिट्टी, खून के निशान और हर जगह हरे रंग के टूटे हुए स्केल्स। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, पागलों की तरह एक एक स्केल उठाने लगा। मेरे हाथ कट गए, खून बहने लगा, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चाचा मुझे रोकने आए, लेकिन दादा ने उन्हें रोक दिया। रहने दे। मैंने सारे स्केल्स इकट्ठा किए, फिर दादा की तरफ देखा। मेरी आवाज टूट रही थी, दादा, मैं उससे शादी करूंगा। चाचा चौंक गए, लेकिन मैंने जोर से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी से शादी करूंगा। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। हमने आंगन के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का टीला बनाया, उसमें उसके खून लगे स्केल्स और उसका कपड़ा दफना दिया। मैंने अपने खून से लकड़ी पर लिखा, मेरी पत्नी लुओरुओली। मैं कब्र के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। करीब 1 घंटे बाद मैंने दादा से कहा, मुझे उससे शादी करनी है। दादा ने 2 लाल मोमबत्तियां जलाई, एक शराब की बोतल लाई, 2 गिलास भरे, एक गिलास उस जेड रिंग पर चढ़ाया, दूसरा मुझे दिया। मैंने पहली बार शराब पी, गला जल गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। दादा ने रिंग मेरे हाथ में दी और बोले, उसने तुझसे सच्चा प्यार किया, तू उसे कभी मत भूलना। मैंने सिर हिलाया और वो रिंग अपने सीने से लगा ली। अचानक वो ठंडी रिंग गर्म हो गई, जैसे वो फिर से मेरे पास आ गई हो। मैंने धीरे से कहा, लुओरुओली। कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी गर्माहट। उस दिन के बाद मैं बदल गया। दिन में काम करता, रात में उसकी कब्र के पास बैठता। 10 साल गुजर गए, अब मैं बड़ा हो चुका था। मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। मेरी आंखें अब वो चीजें देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते। चाचा बोले, ये उसी की दी हुई ताकत है। जब भी कोई बुरी आत्मा पास आती, मेरे सीने की रिंग गर्म हो जाती और उन्हें भगा देती। मैं कभी नहीं डरा, क्योंकि मुझे पता था वो अभी भी मेरे साथ है। फिर एक दिन मुझे खबर मिली, दादा की हालत बहुत खराब है। मैं सब छोड़कर भागा, घर पहुंचा, दादा बिस्तर पर थे, सांसें धीमी, आंखें धुंधली। मैं रोते हुए बोला, दादा, अस्पताल चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, नहीं, अब वक्त आ गया है। फिर उन्होंने मेरी छाती की रिंग की तरफ देखा, उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। उन्होंने धीमे से कहा, वो अभी भी तेरे साथ है। मैं चौंक गया। क्या? दादा हल्का सा मुस्कुराए, वो मरी नहीं है, उसने अपनी आत्मा उस रिंग में बांध दी। वो तेरे साथ रहेगी जब तक तू उसे पहचान ना ले। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत रिंग को पकड़ लिया। अचानक वो फिर से गर्म हो गई और इस बार मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, छोटे पति, मैं कभी गई ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताओ।